नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 6 से 7 लोगों के एक समूह ने कर्नाटक के हावेरी जिले के एक होटल में ठहरे एक अंतर धार्मिक जोड़े के साथ गाली गलौज की और पिटाई की। घटना 7 जनवरी की बताई जा रही है। मामला तब सामने आया जब पीड़ितों ने पुलिस को आपबीती सुनाई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हफ्ते के अंदर मॉरल पुलिसिंग की ये दूसरी घटना है। एक अंतर धार्मिक जोड़े द्वारा होटल में कमरा बुक करने की सूचना मिलने पर बदमाशों का एक समूह होटल में घुस गया, जोड़े के कमरे का दरवाजा खोला और जोड़े के साथ मारपीट की। महिला ने किसी तरह बुर्के से खुद को छुपाया। बाद में मुस्लिम युवकों ने यह वीडियो वायरल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उन्हें अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेंट की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। इस बातचीत के दौरान मैंने उन्हें चादर भेंट की जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी इस बैठक में मौजूद थे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को कांग्रेस ने बुधवार को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद से भाजपा के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब इसी कड़ी में गुरुवार को भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं पर निशाना साधा है। भाजपा ने एक्स पर शेयर किए गए इस पोस्टर के साथ लिखा है, पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नेतृत्व को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। इस पोस्टर पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है। इसके नीचे लिखा है, सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना कर दिया और इसके फैसले को सही ठहराते हुए केरल में कांग्रेस यूनिट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के भगवान राम एक राजनीतिक रचना है और वो धर्म के राजनीतिकरण का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी नेता वीडी सतीशन ने कहा कि 22 जनवरी के समारोह का निमंत्रण व्यक्तियों को दिया गया था, पार्टी को नहीं, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहले ही इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भगवान राम बीजेपी के साथ नहीं है, इसके बजाय वो बिड़ला हाउस के गलियारे में खड़े हैं जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गोली लगने के बाद हे राम कहते हुए मृत हो गए थे। अगर आप राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं तो ठहरने और खाने पीने को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाजपा आपके लिए वहां पूरा इंतजाम कर रही है। अयोध्या में बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि 25 जनवरी से 2 महीने तक अयोध्या पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की देखभाल की कायदे से की जाएगी। बता दें, राज्यों में प्रदेश भाजपा संगठनों की ओर से लोगों को बड़े पैमाने पर अयोध्या आने के निमंत्रण भेजे गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने आने की इच्छा भी जताई है। पार्टी ने सभी तीर्थयात्रियों पर उनकी यात्रा के दौरान निगरानी रखने के लिए एक ट्रैकिंग प्रणाली भी बनाई है जिसके जरिए उन्हें तलाश कर उनके ठहरने, खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पाप धोने का सुनहरा अवसर था, लेकिन उसने ये निमंत्रण स्वीकार न करके ये अवसर गंवा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि पहली बात तो यह है कि अयोध्या को लेकर शुरू से ही कांग्रेस के जो विचार रहे हैं उसकी वजह से वो इस निमंत्रण के लायक ही नहीं है। शर्मा ने कहा, यह निमंत्रण स्वीकार कर कांग्रेस सांकेतिक तौर पर हिंदू समाज से माफी मांग सकती थी। हालांकि जैसा कि पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर में किया था उस तरह ही कांग्रेस नेतृत्व ने राम मंदिर के साथ किया है। इतिहास हमेशा उन्हें हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में याद करेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी और संघ लोगों को पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते थे, आज भगवान राम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, बांटने के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप शंकराचार्य जी और संप्रदाय के लोगों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी वो आज बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रहे हैं। उन्होंने कहा, हम धर्म को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के पूरी तरह खिलाफ हैं। भगवान राम हम सबके हैं और यह आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, संविधान को बचाने की होती है। एक ओर जहां भारत में राम मंदिर की हवा चल रही है तो दूसरी ओर पीएम मोदी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा है कि अगले महीने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन सहिष्णुता और स्वीकृति का जश्न मनाने का दिन होगा। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
अली शाली ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, हम 14 फरवरी को होने वाले उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व दिन होगा। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये सभी मुद्दे मायने रखते हैं। कांग्रेस नेता थरूर पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि इसके तुरंत बाद चुनाव होंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जो कांग्रेस के निर्णय पर कल शाम से बिना सांस लिए हाँफ कर गला फाड़ रहे हैं, उन चरण चुंबकों से छोटा सा आग्रह है, एक शो बस इस पर कीजिए। चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं? जिस निर्मोही अखाड़े ने सदियों से रामलला का पूजन किया, उनसे वो अधिकार क्यों छीना गया? टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक टीएमसी सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के साथ किसी भी बैठक में टीएमसी अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेगी, क्योंकि उसने पहले ही सबसे पुरानी पार्टी को अपना रुख बता दिया है। बता दें, कांग्रेस पैनल विभिन्न राज्यों के इंडिया के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहा है। टीएमसी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसी बैठक के लिए पार्टी नेताओं से संपर्क किया है, लेकिन टीएमसी ने बता दिया है कि वो बातचीत के लिए किसी प्रतिनिधि को भेजने के इच्छुक नहीं है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में बात नहीं बन रही है। बिहार में भी सीटों को लेकर ऐसी ही फूट नजर आ रही है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारा सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने गुरुवार को कहा है कि वो राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने अपनी मांग आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ हुई बैठक के दौरान रखी है। भाकपा माले ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए एक बयान भी जारी किया है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि बुधवार को पोलित ब्यूरो के 3 मेंबर्स के प्रतिनिधिमंडल की तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में पार्टी ने अपनी मंशा तेजस्वी यादव के समक्ष जाहिर कर दी है। बता दें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन में 8 राजनीतिक दल हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भाकपा माले के 12 विधायक हैं और लोकसभा की कोई सीट जीते उसे सालों हो चुके हैं। मणिपुर सरकार ने इम्फाल से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ हरी झंडी दिखाने की मंजूरी दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ कांग्रेस नेताओं की गुरुवार सुबह हुई एक बैठक में प्रशासन ने मौखिक तौर पर यात्रा के उद्घाटन समारोह में केवल 1000 लोगों के भाग लेने की बात कही। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेघा चंद्र सिंह ने बीबीसी से कहा, दरअसल सरकार हमारी यात्रा को फ्लॉप करना चाहती है, इसलिए इस यात्रा से जुड़ी अनुमति को लेकर इस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इस यात्रा के उद्घाटन समारोह में राज्य के बाहर से 300 बड़े नेता आएंगे। इसके अलावा केवल कांग्रेस सेवा दल के 500 से अधिक कार्यकर्ता होंगे, लिहाजा प्रतिभागियों की संख्या सीमित करना कैसे संभव है। हम इन शर्तों को देखते हुए इस यात्रा का शुभारंभ इम्फाल की जगह थौबल जिले में एक निजी मैदान से करेंगे। कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को एक बहुत पहले लिखा गया नाटक बताया है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिब्बल ने स्पीकर के फैसले को बिना किसी सहारे के खेला जा रहा है एक तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि स्पीकर का ये कहना कि शिंदे गुट असली सेना है, नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम बिना किसी सहारे के इस नाटक को होते हुए देख रहे हैं। ये इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। बता दें, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को फैसला सुनाया कि शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है और किसी भी गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज कर दिया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर इस पर अपनी असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने पैनल के सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 1952 में केंद्र और राज्य स्तर के चुनाव साथ हुए थे। ये कुछ साल तक साथ होते रहे, लेकिन फिर समय के साथ इसमें बाधाएं आ गईं। उन्होंने लिखा, मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन के विचार पर सहमत नहीं हूँ। हम आपके प्रस्ताव से असहमत हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। भारत और मालदीव के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मालदीव के विपक्षी नेता और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फैयाज इस्माइल ने सरकार से कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार से सरकार तक जाता है। उन्होंने कहा, अब सोशल मीडिया के आसान पहुंच के कारण ये बहुत सारे भारतीयों और बहुत सारे मालदीवियों तक पहुंच गया है और जैसे तैसे तर्क आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों में बहुत सारे अपमान होते रहे। इसलिए सरकार को ये दिखाने की जरूरत है कि उसकी ओर से कोई इरादा नहीं था।
ये केवल इन लोगों की अलग अलग व्यक्तिगत राय थी जिन्हें दुर्भाग्य से सरकार में पद दिए गए थे। इसलिए इसे भारतीयों, मालदीव और पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाने की जरूरत है। भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के दौरे पर हैं। इस दौरे में उन्होंने शी जिनपिंग के साथ बैठक की और इसके बाद दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और व्यापक करने की घोषणा की। इस बैठक को लेकर मुइज्जू ने कहा वो चीन में अपने पहले आधिकारिक दौरे को लेकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं और उन्हें खुशी है कि वो चीन के लिए इस साल के पहले विदेशी राजनीतिक मेहमान हैं। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें टूरिज्म कोऑपरेशन, ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा समझौतों में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए निर्माण के कामों में तेजी लाना, कुशी दिगारू फालू पर आवास परियोजना, फिशरी के उत्पादों के कारखाने बनाना, माले और विलीमाले में सड़क विकास परियोजनाओं का पुनः विकास करना भी शामिल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों द्वारा पिता पुत्र सहित 4 लोगों की निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर शवों की तस्वीर देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि मणिपुर में काफी समय से हिंसा चल रही है और लोगों की हत्या की जा रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला को गुरुवार को समन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी है। 86 वर्षीय जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं की जांच के मामले में तलब किया गया है। साल 2022 में उन्हें ईडी ने इस केस की चार्जशीट में नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत की अवधि बढ़ाए जाने की नवाब मलिक की याचिका पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने गुरुवार को नवाब मलिक की मेडिकल बेल की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला सुना दिया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट अंतरिम बजट के रूप में पेश किया जाएगा। इसके लिए संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला है। टाइम्स नाउ ने यह खबर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये लोक लुभावन बजट हो सकता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का वाहन अनंतनाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वो सुरक्षित हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। अधिकारियों ने बताया है कि महबूबा मुफ्ती एक अग्नि हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए खानाबल जा रही थी, तभी ये हादसा अनंतनाग जिले के संगम के पास हुआ। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जो बाइडेन प्रशासन को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर एक प्रस्ताव का जवाब देने का आदेश दिया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कथित साजिश में उसके खिलाफ आरोपों से संबंधित सबूत की मांग की गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कोर्ट में इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि अदालत में निखिल गुप्ता को पेश किए जाने के बाद ही यूएस सरकार कोई सबूत और जानकारी निखिल गुप्ता के वकील को देगी। नेटफ्लिक्स ने दक्षिणपंथी समूह के आरोपों के बीच अन्नपूर्णानी नामक फिल्म को हटा दिया है। बता दें, इस फिल्म को लेकर हंगामा हो रहा है और कहा जा रहा है कि फिल्म ने हिंदू समुदाय विशेषकर ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत किया है। बता दें, इससे पहले तमिल फिल्म में भगवान राम के कथित अपमान के लिए एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नयनतारा के अलावा फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दक्षिणपंथी संगठन की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और भगवान राम का अपमान किया है। साथ साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि फिल्म के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ लाए गए मुकदमे की आज सुनवाई की। इजराइल पर यह मुकदमा दक्षिण अफ्रीका ने किया है। इसमें उसने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो गजा में फिलिस्तीनियों पर नरसंहार कर रहा है। हेग में दक्षिण अफ्रीका ने मामले में तर्क दिया है कि इजराइल ने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जो होलोकॉस्ट के बाद बनाया गया था, जो ये आवश्यक बनाता है कि सभी देश ऐसे अपराधों को दोबारा न होने दें। इसने अदालत में 84 पन्नों का एक दस्तावेज दाखिल किया जिसमें उन कामों का विवरण दिया गया है जो गजा में नरसंहार के बराबर हैं। दक्षिण अफ्रीका का पक्ष रखने वाली वकील अदिला हासिम ने
ICJ को बताया कि इसराइल ने नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जिसमें गजा में फिलिस्तीनियों की सामूहिक हत्या शामिल है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने प्रति सप्ताह 6000 बम गिराए हैं और किसी को नहीं बख्शा गया है, नवजात शिशु भी नहीं। उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र प्रमुखों ने इसे बच्चों का कब्रिस्तान बता दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।